नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स में। आप में से कई मित्रों ने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहा था कि एलएसडब्ल्यू का इंटरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का यह वीडियो उसी के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें हम एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न जो अक्सर बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ प्रश्नों का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस प्रश्नों में जो है सो हम सब उलझ जाते हैं। तो उस प्रश्न के पीछे का क्या थ्योरी हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, या हम उसमें क्या संभावित उत्तर दे सकते हैं। हो सकता है कुछ तर्क जो मैं दूं उससे आप ना सहमत हो, आपका अपना भी तर्क हो सकता है, या कोई और ना भी सहमत हो, लेकिन मेरा जो भी लॉजिक है वो किसी न किसी एक्ट या फैक्ट के आधार पर ही है। हम लोग उसी के आधार पर इन तर्कों को देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये 2-3 बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कई छात्र मुझसे ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं, सर आप एलएसडब्ल्यू का इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसका आंसर हमको भेज दीजिए। ऐसे ऐसे छात्रों से मेरा अनुरोध है कि भाई यदि आप मुझसे या किसी से भी इंटरव्यू का क्वेश्चन मांगते हैं और उसका आंसर भी खोजते हैं, तो आपके लिए इंटरव्यू निकालना बहुत मुश्किल है, या इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल है। आप इंटरव्यू में प्रश्नों को याद करके जा करके और वहां बोल देंगे, वो संभव नहीं है। वह व्यक्तित्व परीक्षण है, तत्क्षण आपको जवाब देना है। आप जो सोच के जाएंगे कुछ और तीसरा चौथा पांचवा तरीके का प्रश्न आ जाएगा। जरूरी नहीं कि एलएसडब्ल्यू से कोई प्रश्न नहीं आए, आप पूरी तैयारी करके गए हैं, अब आप निराश होंगे, फिर क्या होगा, इंटरव्यू बेकार जाएगा। इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है। कई लोग मुझसे कहते हैं, सर मेरा मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, कैसे करें, दोनों की तैयारी करनी है। तो इंटरव्यू का कोई तैयारी नहीं होता है। इंटरव्यू तो इतने दिनों में आपने जो कुछ सीखा है, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप की है, आप कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, अपने बातों को किस तरीके से रखते हैं, आपके व्यवहार में कितनी सौम्यता है, आप अपने विचारों को प्रकट करने में कितना धैर्य रखते हैं, कई सारी बातें इसमें आती है। आपका आई कांटेक्ट कितना अच्छा है, आपके आंखों में विश्वास कितना है, और ये सारी चीजें आप महज 2-4-10 दिन में डेवलप नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत रोबोट की तरह कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ये कहीं से सीख लिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी गलतियां हो जाती है। तो इसीलिए आप अपने आप को हमेशा बेहतर करते रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए। आप जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, उसको पढ़िए, उसकी एक समझ विकसित कीजिए, और प्रश्नों को या तथ्यों को रटने का प्रयास मत कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस हो वो बेहतर तरीके से हो सके, फैक्ट को, लॉजिक को आप अच्छे तरीके से रख सकें। हो सकता है आपके आंसर से बोर्ड संतुष्ट नहीं हो, या उससे फिर कुछ और क्रॉस क्वेश्चन आ जाए। आपको परेशान नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है आपको आंसर नहीं पता है, और मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, दोनों बार बहुत अच्छे मार्क्स आए, और मैंने कई सारे प्रश्न ऐसे भी थे जिनका जवाब नहीं दिया था, और कई सारे ऐसे बीपीएससी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीपीएससी क्रैक किया। आपका अगर जान पहचान हो, आप उनसे बात करें। जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है, प्रश्न सही से समझ नहीं पा रहे हैं आप, इसमें क्या होना चाहिए, तो आप सॉरी बोल के निकल चलिए। जरूरी नहीं हर प्रश्न को अटेम्प्ट लेना है। उससे क्या है कि आपका जो है इमेज जो है इंटरव्यूअर के सामने वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा। ईमानदारी और निष्ठा जो है वो सबसे जरूरी होती है एक अच्छे इंटरव्यू के लिए, तो उसको हम लोग को पालन करना चाहिए। चलिए, तो जनरल बातें थी, हम लोग अब आते हैं टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम कई सारे जो अंतर वाली बातें होती है, जैसे हड़ताल तालाबंदी में क्या अंतर है, छटनी कामबंदी या बंदी में क्या अंतर होता है, या मजदूरी में, वेतन में, या सैलरी में, मजदूरी में, पारिश्रमिकी में, इन सब में क्या अंतर है, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं आपको कुल 15 प्रश्न जो है समझाऊंगा। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगेगा तो हम लोग इसकी अगली वीडियो भी ला सकते हैं। पहला जो प्रश्न है मेरा वो है कि आपने एलएसडब्ल्यू विषय को क्यों चुना है। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है हर स्टूडेंट से। अगर हालांकि पहले था कि हमारा क्या सब्जेक्ट है, नहीं है, वो सब कुछ इंटरव्यूअर बोर्ड के पास होता था, हमारा क्या क्वालिफिकेशन है, कई सारी चीजें उनके पास जानकारी होती थी। अब जो बीपीएससी ने नया ट्रेंड शुरू किया है उसमें आपको एक कोड दे दिया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट कौन है, किस तरह से उसने ग्रेजुएशन किया, किस सब्जेक्ट से, उसकी कोई जानकारी बोर्ड के पास नहीं होती, या किस सब्जेक्ट को रख करके उसने पढ़ा है। इसलिए बोर्ड एक तरह से अनभिज्ञ होता है आपके बहुत सारे फैक्ट्स से। आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये सही नहीं होगा। मेरा यही सुझाव होगा, आप जो है उसी स्वरूप में अच्छे तरीके से जाइए, किसी भी फैक्ट को मोड़िए नहीं, तोड़िए नहीं, ताकि आप सही तरीके से आंसर देंगे और बोर्ड के सामने उलझेंगे नहीं। तो आपको जब भी आप कहेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, अब आप कहेंगे कि मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है सर, ग्रेजुएशन, अच्छा तो इंजीनियरिंग कर रखा है, एलएसडब्ल्यू क्यों चुन लिया। अब इसमें आपका जो है सर अनुत्तरित होना स्वाभाविक सी बात है। तो इस प्रश्न को हम लोग कुछ उसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो हुआ कि एलएसडब्ल्यू का सब्जेक्ट छोटा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट है उनमें एलएसडब्ल्यू भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सबसे छोटा सिलेबस है। कुछ लिटरेचर पेपर है काफी छोटे होते हैं, तो ये तो आपको ईमानदारी से कहना है कि सर इसका सिलेबस छोटा है। कई बार ऐसा होता है आप जॉब में रहते हैं, जॉब में रहते हुए आपको तैयारी करनी है, समय कम मिलता है, तो आप इस बात को वहां लिंक कर सकते हैं कि सर मैं जॉब में हूँ और जॉब में रहते हुए मुझे समय कम मिलता है, इसीलिए छोटा सिलेबस मैंने चयन किया है। दूसरी बात है कि जॉब करते हुए तैयारी तो आसान हो ही जाती है, उसके साथ इसके अध्ययन सामग्री की जो उपलब्धता है वो भी मिल जाती है मार्केट में। मेरा जो माध्यम था उस माध्यम में इसकी अध्ययन सामग्री की उपलब्धता थी, अपडेटेड फैक्ट्स हमको आराम से मिल गए। चाहे हमारे एक मित्र या हमारे एक बगल के जो है जान पहचान वाले, उन्होंने इस सब्जेक्ट से तैयारी की थी, तो कई सारे उनसे टिप्स या नोट्स ये सब का हेल्प मुझे मिल गया, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को रखा। खुद से भी मैं इसको पढ़ करके आसानी से समझ पा रहा था, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा ये भी आप एक पॉइंट रख सकते हैं कि बिहार जो है श्रमिक प्रधान राज्य है, इसलिए मैंने इस विषय को इसलिए भी पढ़ा कि प्रशासन में यदि मैं जाऊंगा तो कई बातें जो है इस विषय के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट यह भी हो सकता है। तो आपने एलएसडब्ल्यू विषय को क्यों चुना है, और इसके अलावा भी कुछ बिंदु हो सकते हैं जो आपके मन में हो। जरूरी नहीं कि मैंने जो बिंदु है आप या जो पॉइंट्स मैंने आपको बतलाया वही पॉइंट्स हो सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया आप दे सकते हैं। सब्जेक्ट छोटा था, जो आपके साथ तैयारी करना मेरे लिए आसान हो जाता है इस सब्जेक्ट से, इसलिए मैंने इस विषय को चुना है। दूसरा जो पॉइंट है आपका, दूसरा प्रश्न है कि एलएसडब्ल्यू विषय का प्रशासन में क्या उपयोगिता है। यह प्रश्न भी कई सारे छात्रों ने मुझसे पूछा है और एग्जाम में भी अक्सर यह पूछा जाता है कि आप जो एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट रखें इसका क्या उपयोगिता है। क्योंकि मान लिया आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे थ्योरी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। एलएसडब्ल्यू का क्या उपयोग करेंगे, तो बहुत अच्छा इसका आंसर हो सकता है कि प्रशासन का मतलब हुआ, एक तो आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर में जाना चाहते हैं, या डीएसपी वगैरह में जाना चाहते हैं, या किसी भी सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या आपने उसके लिए अपनी वरीयता में क्या रखा होगा उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ मैं दो बात करूंगा कि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी, इन दो पदों के लिए एलएसडब्ल्यू का कहाँ का उपयोग था। एक तो डिप्टी कलेक्टर जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एसडीएम जो होते हैं वो दावा सुनते हैं सेक्शन शेड्यूल 1 और 2 में, तो एक तो वहां पे उपयोगिता हो जाएगी, आपको जानकारी होगी एक्ट की। एज एन एसडीएम आप जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम है, यहाँ पर निरीक्षक घोषित है, हमारे एसडीएम घोषित है, बीडीओ घोषित है, सीओ घोषित है। चाइल्ड लेबर एक्ट है, इसमें भी बीडीओ, सीओ, एसडीएम, डीडीसी सब लोग निरीक्षक हैं, डीएम भी निरीक्षक होते हैं। तो यहाँ पर ये चाइल्ड लेबर एक्ट में भी वो रोल आ जाता है। चाइल्ड लेबर में तो अब इतना ओपन हो गया कि एक सिंपल आदमी भी कंप्लेन कर सकता है, आपको जानकारी होगी तो आप भी इन सब बातों को समझ सकते हैं। इसके अलावा बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो हमारा है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवॉल्यूशन एक्ट, उसमें एक रिलीज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जो भी बॉन्डेड लेबर होता है उसका जब रेस्क्यू किया जाता है तो उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके आधार पर उसको पुनर्वास किया जाएगा, उसका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। तो वो बॉन्डेड लेबर को जो रिलीज सर्टिफिकेट दिया जाता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे सकते हैं या एसडीएम दे सकते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपका यह भी एक जो है सो योगदान हो सकता है। तो आप डायरेक्ट कई सारे एक्ट से लिंक्ड है। दूसरा, मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि सर इस विषय का यदि मुझे ज्ञान होगा और बिहार जो एक श्रमिक प्रधान राज्य है तो मुझे कई सारे कामों को करने में या श्रमिकों की मानसिकता को समझते हुए योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में या और सारी चीजों में जो है आसानी होगी। तो यह भी एक तर्क हो सकता है। डिप्टी कलेक्टर के अलावा डीएसपी के रूप में भी, जैसे कि बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो है 1986 का, उसमें जो है सुनिरीक्षक घोषित है डीएसपी। उसमें कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे एविडेंस कलेक्ट करना है, बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे किसी क्राइम का होता है या और चीजों का होता है। तो उनका जो एक्सपर्ट उसमें वो होते हैं कि कैसे क्राइम सीन से किसी भी चीज को लेना है, तो जब चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करते हैं तो कैसे प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना है, कैसे उसको फाइनल अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है। ये सारी बातें अगर किसी डीएसपी को ये जानकारी हो एक्ट की तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी श्रमिक को पेमेंट नहीं मिला या कोई श्रमिक बॉन्डेड लेबर के रूप में फंस गया ईंट भट्टों पर। तो मेरा खुद का अनुभव है अपने जॉब कैरियर में कि कई बार श्रमिक हमसे पहले, उनके नजदीक में थाना होता है, लोकल पुलिस होता है, वहां से कांटेक्ट करना आसान होता है, वो थाना चले जाते हैं, साहब हमारा मजदूरी नहीं दे रहा है, ये हुआ XYZ। फिर या तो वो थाने के लेवल पर वो मालिक को बुला के निपटा देते हैं। तो उनको अगर एक्ट की जानकारी होगी तो कम से कम वो प्रयास करेंगे मिनिमम वेज का वायलेशन नहीं हो, यदि उसमें और भी कोई प्रावधान जुड़ना है तो वो जुड़ जाए। दूसरी बात की अगर उनको एक्ट की जानकारी होगी तो वो इतना तो कह ही सकते हैं कि ठीक है आपका हमारे यहाँ सुनवाई नहीं होगा, अगर पेमेंट नहीं मिला, वेज नहीं मिला तो आप लेबर ऑफिस है फलाने जगह वहां चले जाइए। तो जानकारी यदि किसी एक्ट की होगी तो इस तरह के पद पर रहते हुए आप जो है उसका और बेहतर तरीके से, खास करके बिहार जैसे श्रमिक प्रधान राज्य में, उपयोग कर सकते हैं। यह सिंपल सा प्रश्न है, श्रम क्या है, कई बार पूछा जाता है क्या होता है लेबर। तो श्रम जो होता है वो आपको बेसिकली मानसिक या शारीरिक दोनों तरह का प्रयत्न होता है, दोनों तरह का हो सकता है। मानसिक श्रम हुआ, आप बैठ करके कंप्यूटर पे मेहनत कर रहे हैं
और उसका कुछ रिजल्ट आउटपुट निकलेगा, वो जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए कुछ बेनिफिट देने वाला हो। केवल आत्मिक सुख के लिए यदि कोई श्रम करता है और उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, आर्थिक उद्देश्य नहीं है, तो वो फिर श्रम में नहीं माना जाएगा। श्रम मतलब अर्थशास्त्र की दृष्टि में श्रम नहीं होगा, वो कर्म हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म करना चाहिए, वो भी निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि आप जो भी कर्म करें उसमें किसी फल की इच्छा ना हो, बस ये सिंपल सा उसका कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये काफी ही डीप फिलॉसफी है और इसको जीवन में ढालना आसान नहीं होता है, लेकिन वहां कर्म की बात करते हैं। तो हमारे वैदिक शास्त्र कर्मों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम अर्थशास्त्र के श्रम की बात करते हैं, और हम लोग श्रमिक ही हैं, कर्म कोई नहीं करते हम में से। ज्यादातर आदमी, हमारी इच्छा यही होती है कि हम जो भी करें उसका हमको कुछ रिटर्न मिले। तो यदि वो आर्थिक रूप से रिटर्न मिलता है, केवल आंतरिक सुख नहीं मिलता और आर्थिक रूप से रिटर्न मिलता है, तो वो श्रम हो गया। वो मानसिक भी हो सकता है, वो शारीरिक भी हो गया। अर्थशास्त्र में श्रम के लिए मानवीय प्रयत्न, मानसिक एवं शारीरिक श्रम, आर्थिक लाभ, भौतिक या अभौतिक पदार्थों का निर्माण, ये सारी बातें जो है आवश्यक है। एक क्वेश्चन होता है अक्सर कि समाज कल्याण और श्रम कल्याण में क्या अंतर है, या कई बार ऐसा ही पूछ देंगे आपको कि समाज कल्याण क्या होता है या श्रम कल्याण क्या होता है। तो एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है समाज, और उसके अंतर्गत ये श्रम आता है, यानी श्रमिक आते हैं। तो समाज कल्याण का सबसेट हो गया एक तरह से श्रमिक कल्याण। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे तो समाज क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, और श्रमिक उसी समूह का हिस्सा होता है। और दूसरा शब्द है इसमें कल्याण, यानी किसी भी व्यक्ति या समूह का भला करना। तो समाज कल्याण मतलब व्यक्तियों का जो समूह है, जो हमारा समाज है, समाज की जो परिभाषा दी गई है समाज शास्त्र में, उस समाज के समूह का जो है हमको, उन व्यक्तियों के समूह का जो है हमको कल्याण करना, वेलफेयर करना। अब ये वेलफेयर कौन करेगा, स्टेट कर सकता है, प्राइवेट एजेंसी कर सकती है, तो कई तरीके से हो सकता है ये वेलफेयर। तो समाज के लोगों की मदद करने के लिए सरकारी या निजी संगठनों द्वारा जो प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं उसको हम समाज कल्याण कहते हैं। और श्रम कल्याण क्या हुआ, तो श्रमिक जो कि समाज का ही एक अंग है, उनके कल्याण के लिए सरकारों द्वारा या निजी संगठनों के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको हम श्रम कल्याण कह सकते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सामाजिक विधान और श्रम विधान में क्या अंतर है। तो ये भी पिछला जो मैंने प्रश्न बोला था आपको, समाज कल्याण और श्रम कल्याण, उसी में कल्याण की जगह समझ लीजिए विधान सब जुड़ गया। यदि समाज के समस्याओं को लेते हुए कोई विधान बनता है तो उसको सामाजिक विधान हम कहेंगे, सोशल लेजिस्लेशन कहते हैं। वैसे विधान जिनका उद्देश्य समाज के उन समूहों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है जो समाज में कमजोर स्थिति में है, तथा जिन्हें उम्र, लिंग, शारीरिक दशाओं, मानसिक बाधाओं एवं आर्थिक या सामाजिक कारणों के कारण स्वयं मानवोचित ढंग से जीवन यापन करने में जो है असमर्थता होती है। अपना जीवन वो सही तरीके से खुद नहीं जी सकते हैं, और उसके कई कारण हो सकते हैं। लैंगिक उसका विभेद हो सकता है, बुढ़ापा हो सकता है, उसकी शारीरिक दशाएं, विकलांगताएं हो सकती है, मानसिक रूप से वह बीमार हो सकता है, या आर्थिक रूप से इतना ही पिछड़ा हो सकता है कि वो अपने जीवन यापन को सही तरीके से नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा के लिए जो भी विधान बनेंगे वो सामाजिक विधान के रूप में माने जाएंगे। और ये जो सामाजिक विधान होते हैं उसी के अंतर्गत फिर श्रम विधान आ जाता है। यहाँ भी वो श्रम विधान जो है सामाजिक विधान का ही एक अंग है, हिस्सा है, जो कि श्रमिकों के लिए उसके रोजगार, उसके बेरोजगारी, उसकी मजदूरी, उसके काम करने की स्थिति, उसकी सामाजिक सुरक्षा, इन सब से संबंधित जो उद्योग में है या किसी भी प्रकार के संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उन सब के लिए जो भी विधान बनता है ताकि उनके हितों का संरक्षण हो सके, वो आपको श्रम विधान के अंतर्गत आता है। अब एक प्रश्न कई बार जो है लोगों के मन में आता है कि ये मजदूरी, पारिश्रमिकी, वेतन या भुगतान, पे, इस सब में क्या अंतर है। वेज क्या होता है, रेम्यूनरेशंस क्या होता है, सैलरी क्या होता है, पे क्या होता है। और कई बार बोर्ड द्वारा भी यह प्रश्न पूछा जाता है। व्यक्तिगत मेरा तो राय है कि बहुत अंतर इन सब में नहीं है, कोई एकदम क्लियर कट डिमार्केशन लेबर लॉ के हिसाब से नहीं है। मैं आगे प्रूफ भी आपको दे दूंगा डेफिनेशन के हिसाब से। कई बार वेज, रेम्यूनरेशन, सैलरी, इन सबको मिक्स करके डिफाइन किया गया है, लेकिन एक रफ आइडिया हम बना सकते हैं कि हम लोग इन शब्दों को कैसे अलग करेंगे। तो जैसे कि वेज की अगर परिभाषा की बात करें तो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 आपने सुना होगा, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, उसमें आपको वेज का परिभाषा मिलता है। अब वेज का मतलब क्या कहता है कि मींस ऑल द रेम्यूनरेशंस। अब यहाँ देखिए, वेज मींस ऑल द रेम्यूनरेशन, यहाँ पे वेज और रेम्यूनरेशन को जोड़ दिया, और फिर वहां पे वो एक बगल में क्या लिखता है ब्रैकेट में कि वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंस और अदरवाइज, यानी सैलरी भी यहाँ लिंक्ड हो गई, यानी वेज, रेम्यूनरेशन और सैलरी तीनों को यहाँ पे एक ही मान लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे डिफाइन करता है कि उसको हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड व्हिच वुड बी। तो कैपेबल हो यानी कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा चीज दिया जिसको कि हम मनी में कन्वर्ट कर सके। इफ द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब नियोजन की शर्तों को यदि उसने पूरा किया, और नियोजन की शर्तें क्या है, एक्सप्रेस्ड है,
यानी कि उसकी जो शर्तें वो क्लियर हैं, या फिर जैसा कि वो समझी जाएंगी शर्तें, यानी हो सकता है क्लियर लिखा हुआ ना हो और लेकिन वो उसका मीनिंग यही निकल रहा हो, तो वहां पर वो एक्सप्रेस्ड और इम्प्लॉयड वेयर फुलफिल्ड बी पेबल टू ए पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट टू हिज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी व्यक्ति को यदि उसके काम के बदले जो उसको नियोजन की शर्तें थी उन शर्तों को पूरा करने के बदले जो उसको मुद्रा के रूप में, वैध मुद्रा के रूप में, लीगल वैल्यू जिसका हो, उसमें जो उसको पारिश्रमिकी दिया जाता है वही जो है सो वेज होता है। सिंपल टर्म में हम इसको समझेंगे। एंड इट्स इंक्लूड, अगर आपको इस डेफिनेशन में जाना पड़े या कोई प्रश्न ऐसा आए कि वेज को डिफाइन कीजिए एक्ट के हिसाब से, तो फिर इसमें कौन कौन चीज आता है, इट्स इंक्लूड। तो फिर उस इंक्लूड में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि अगर कोई कोर्ट के ऑर्डर से, अवार्ड से, सेटलमेंट से अगर किसी प्रकार का पे देना होगा तो वो भी आ जाएगा। किसी भी तरह का पे जो ओवर टाइम के लिए पे किया जाता है, हॉलीडे के लिए या किसी तरह लीव पीरियड में पे किया जाता है, तो वो सब भी इसमें आ जाएगा। एनी एडिशनल रेम्यूनरेशंस पेबल अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग बोनस वगैरह के नाम से देते हैं। तो इस तरह से वेज को पूरा डिफाइन किया गया है। अब दूसरा टर्म है बट डज नॉट इंक्लूड्स भी इसमें है। अब वो आप अपना डिटेल एक्ट में पढ़ लीजिएगा, हम लोग यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है जैसे कि वेज, मिनिमम वेज एक्ट 1948, ये कैसे वेज को डिफाइन करता है। तो यहाँ भी जब आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो यहाँ भी वही चीज है, वेज मीन्स ऑल रेम्यूनरेशंस। यहाँ भी वेज और रेम्यूनरेशंस को जोड़ दिया है। वेज का मतलब वो सारी पारिश्रमिकी, यानी कि पारिश्रमिकी और वेज में कोई एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं रखता लेबर लॉ। कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिसको कि हम मुद्रा में व्यक्त कर सकें या मुद्रा में जो व्यक्त हो सके। इफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड वेयर फुलफिल्ड, यानी जो भी शर्तें हैं नियोजन की जो कि लिखित हैं, जो समझी जा सकती हैं, या जो अव्यक्त शर्तें हैं, उन सबको पूरा करने के बाद किसी भी नियोजक के द्वारा किसी भी कर्मचारी को दिया जाता है। और इट इंक्लूड्स द हाउस रेंट अलाउंस बट डज नॉट इंक्लूड, फिर इसने अपना लिखा है कि किसको किसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहाँ भी वेज का जो डेफिनेशन है उसमें आपको पारिश्रमिकी, वेज सबको एक ही जैसा माना है। फिर उसी तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आइए, वहां भी वेज को डिफाइन किया गया। वहां भी मोर और लेस यही बातें हैं, भाई नियोजन की शर्तों को पूरा करेगा तो उसको जो वैध मुद्रा में दिया जाए। तो यहाँ पर भी वेज और रेम्यूनरेशंस को मिलाया गया है एक तरह से। अब अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी वेज को डिफाइन करता है कि ए फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट टिपिकली पेड ऑन ए डेली और वीकली बेसिस मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय स्पेशली टू मैनुअल और अनस्किल्ड वर्कर। अब जिस डेफिनेशन को वो खोजते हैं इंटरव्यू बोर्ड, मुझे लगता है शायद वो इसी परिभाषा को खोजते हैं, क्योंकि एक्ट जो है वेज, रेम्यूनरेशंस या सैलरी इन सब में बहुत डिफरेंस नहीं करता, मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पे वेज को डिफाइन करते हुए कहा गया कि उसको वीकली या डेली बेसिस पे दिया जाता है, पेड ऑन डेली और वीकली बेसिस एंड मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय स्पेशली मैनुअल और अनस्किल्ड वर्कर, यानी कि जो हाथ से काम करने वाले हैं और कुशल कामगार हैं, उनको जो मजदूरी दैनिक या उनको जो भुगतान किया जाता है दैनिक या साप्ताहिक आधार पर, उसको जो है सो वेज कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन को, पारिश्रमिकी को। तो पारिश्रमिक को परिभाषित करते हुए एक्ट क्या कहता है, मींस द बेसिक वेज और सैलरी। यहां पर भी देखिए बेसिक वेज और सैलरी, यानी उसको लिंक कर दिया उसी से, सैलरी के टर्म में भी उसको मान रहा है। एंड एनी एडिशनल इमोल्यूमेंट्स व्हाटसोएवर पेबल आइदर इन कैश और इन काइंड, यहां पर क्लियर कर दिया है। वहां पर जैसे पिछले डेफिनेशन में लिख रखा था जिसको मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, यहां पर लिख रहा है कैश में भी हो सकता है, काइंड में हो सकता है। टू ए पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट इफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड वेयर फुलफिल्ड। यहाँ भी वही बात है, जो लिखित शर्तें थी, जो समझौते थे, नियोजन की शर्तें थी, या व्यक्त हो या अव्यक्त हो, वो सारी शर्तों को यदि वो पूरा करता है तो उसको यदि कैश या काइंड में किसी भी प्रकार का सैलरी या आपको बेसिक वेज दिया जाता है तो उसको हम जो है सो पारिश्रमिकी के रूप में जानते हैं। अब यहाँ भी ये क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग फिर डिक्शनरी पे चलते हैं। तो डिक्शनरी क्या कहती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है कि पेमेंट फॉर वर्क और सर्विसेज, क्लियर एक लाइन में, किसी भी काम के बदले जो उसको एज ए होल दिया जाएगा वही उसका आपको रेम्यूनरेशन होगा। यानी कि वेज में कह रहा है डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, अनस्किल्ड या मैनुअल लेबर को देते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी भी काम के लिए जो पेमेंट या किसी भी वर्क या सर्विसेज, काम या सेवा के लिए जो पेमेंट हम करते हैं उसको हम लोग जो है सो पारिश्रमिकी कहते हैं। और एग्जांपल जैसे दिया है उसने, दे डिमांड एडेक्वेट रेम्यूनरेशन फॉर देयर वर्क, किसी भी काम के बदले या सेवा के बदले कितना भुगतान किया गया वही उसकी पारिश्रमिकी। तो ये इन दोनों में आप शायद थोड़ा बहुत अंतर समझ पा रहे होंगे। तीसरा है एक टर्म सैलरी। सैलरी को डिफाइन करता है कि डिक्शनरी क्या कहता है कि ए फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट टिपिकली पेड ऑन मंथली और बाई वीकली बेसिस बट ऑफन एक्सप्रेस्ड एज एनुअल सम मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय स्पेशली ए प्रोफेशनल और व्हाइट कॉलर वर्कर्स।
अब ये भी परिभाषा डिक्शनरी से ही मैंने ले रखी है। यहाँ पर ये जो कह रहा है कि भाई रेगुलर पेमेंट होगा, मंथली और बाई वीकली बेसिस पर होगा, एनुअल सम में उसको व्यक्त किया जाएगा, सीटीसी वगैरह जिसको आप लोग कहते हैं, या सालाना कितना उसको मिलना है, 5 लाख 10 लाख जैसा हम लोग कहते हैं, मेड बाय, और ये व्हाइट कॉलर जॉब के वर्कर से रिलेटेड होगा। तो कहने का मतलब वेज हो गया डेली या वीकली बेसिस पे होता है, और सैलरी जो होता है वो मंथली बेसिस पे या बाई वीकली बेसिस पे होगा, और खास करके रेगुलर एम्प्लॉय के लिए होगा। जो वेज होता है वो अनस्किल्ड वर्कर है, आज काम करेगा कल नहीं भी कर सकता है। रेमुनरेशन हो गया, कोई भी काम किया उसका जो पेमेंट उसको मिला वो उसका रेमुनरेशन हो गया। उसके बाद जो है पे या भुगतान या वेतन, तनख्वाह, ये सब में इसको सिनोनिम्स के रूप में यूज करते हैं हम लोग। पे एक टर्म आता है, तो पे को डिफाइन करता है डिक्शनरी। तो नाउन और वर्ब मैंने इसमें दोनों में लिया है, क्योंकि इसको समझना है थोड़ा ठीक से। नाउन में कहता है द मनी पेड टू समवन फॉर रेगुलर वर्क, कोई भी नियमित कार्य के लिए अगर किसी को हम पैसा जो देते हैं उसको हम लोग पे कहते हैं। वर्ब में यहाँ पे थोड़ा उसको कि गिव्स मनी दैट इज ड्यू टू वर्क डन, किसी कार्य के लिए, कोई सामान रिसीव किया, गुड्स लिया, वस्तु खरीदा उसके लिए, या किसी प्रकार का कर्ज वगैरह था उसके लिए जो हमने भुगतान किया, उन सबको पे के रूप में कहा जाता है। तो यानी कि कोई भी पैसा जो हमने किसी भी काम के बदले में दिया है, पे किया है, उसको जो है सब पेड किया है, उसको हम पे के रूप में रखते हैं। तो ये एक कॉमन डिफरेंस है जो कि डिक्शनरी के आधार पर हम निकाल सकते हैं। एक्ट के आधार पर एक डिफरेंस निकालना लेबर लॉ के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि संभव हो पा रहा है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट्स हो, या कोई आपके मन में इस तरह का कॉन्सेप्ट हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं फिर उस पर रिथिंक करूंगा। क्योंकि यह जीवन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है, ना हम पूर्ण है ना आप पूर्ण है। एकमात्र ईश्वर को छोड़कर के इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। हम सब सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आपको लगता है नहीं कि इसमें से कुछ हो सकता है ना, या इसको इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, तो आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे कि बालक किसे कहते हैं। अब इसका भी परिभाषा जो है कई एक्ट में आपको कहीं 15 साल मिलेगा, कहीं 14 साल मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको बालक कहे कि बालक किसको कहते हैं, आप पहला ही लाइन जोड़ दीजिए कि फलाने एक्ट के अनुसार, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार जो है बालक से तात्पर्य है वैसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्र का 14 वर्ष पूरा कर लिया, अथवा वैसा उम्र जिसका उल्लेख जो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित है, उन दोनों में से जो ज्यादा हो उसको पूरा नहीं किया हो, उसको जो है सो हम लोग बालक कहते हैं। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं आप एक्ट को कह दीजिए, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें बालक को जो है 15 वर्ष का उम्र रखा है, और यहाँ 1948 होगा, 84 हो गया गलती से, तो फैक्ट्री एक्ट में 15 साल है। जेजे एक्ट होता है, जेजे एक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्ट है बालकों के संबंध में। और वहां यदि आप जाएंगे बालक की परिभाषा देखने तो कहता है जिसने अपने उम्र का 18 वर्ष पूरा नहीं किया हो। एक ही देश में बालक की परिभाषाएं 4 जगह 4 तरह की हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, इन सब जगहों पर बालक की परिभाषा जो है सो 15 साल थी। बाद में उन्होंने चाइल्ड लेबर एक्ट जब बनाया तो फिर उसमें 15 को 14 टर्म कर दिया। एक प्रश्न आता है नियोजक या प्रधान नियोजक में क्या अंतर होता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है। हालांकि ब्रॉड टर्म में नियोजक और प्रधान नियोजक एक ही होता है, लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो जहां की किसी मैनेजमेंट को जो टॉप मोस्ट अल्टीमेट जो उसका मालिक है उसने किसी मैनेजमेंट के थ्रू अपना इंडस्ट्री चलाना शुरू कर दिया हो, तो वहां नियोजक की जो पहचान होती है वो एक मैनेजमेंट के रूप में हो जाती है। तो नियोजक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जो या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी स्थापना या नियोजन में नियोजित एक या अधिक कर्मचारियों की सेवा शर्त पूर्ण करने के बाद पारिश्रमिकी देने के लिए उत्तरदायी है। और प्रधान नियोजक की अगर बात करें तो प्रधान नियोजक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जो किसी उद्योग या स्थापना या प्रतिष्ठान या नियोजन के कामकाज पर अंतिम रूप से नियंत्रण रखता है। जो छोटे छोटे प्रतिष्ठान होते हैं, किसी आदमी ने अपना दुकान खोल रखा है तो उसका जो शॉप है उसमें वही खुद नियोजक है, वही प्रधान नियोजक है, सब कुछ है। लेकिन अगर बड़ा कोई मान लीजिए टाटा की कंपनी है, उसने कोई बड़ी फैक्ट्री खोली है या इस तरह का है, तो उसमें एक मैनेजमेंट का ग्रुप होता है, तो वो एक नियोजक के रूप में काम करते हैं। और उसके बाद जो अल्टीमेट जिसका कंट्रोल होता है उस कंपनी पे, उस फैक्ट्री पे, वो प्रधान नियोजक हो जाता है। तो इसमें जो है आपको, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पर भी आप देखेंगे कि एक टर्म आता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एक टर्म आता है कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो एक एम्प्लॉयर की तरह हो जाता है, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो है ही। और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर यदि किसी चीज के लिए, जिस चीज के लिए उत्तरदायी था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है, तो फिर वो सारी जिम्मेदारी कहाँ आ जाती है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। एक प्रश्न आता है कि न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी और निर्वाह मजदूरी में क्या अंतर है। यह भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है और इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो भी हालांकि बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी को डिफाइन करते हुए जो उचित मजदूरी समिति बनी थी उसने कहा था कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी मजदूरी है जो जीवन के निर्वाह मात्र के साथ साथ श्रमिक के कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए शिक्षा, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की कतिपय मात्रा की भी व्यवस्था करता है।
यानी कि वो केवल जस्ट श्रमिक जी ले ऐसी मजदूरी नहीं होगी, साथ में श्रमिक के बच्चों की शिक्षा या उसके परिवार की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को भी कुछ हद तक पूरा करने में वो सफल हो, और वो श्रमिक की कार्यकुशलता को बनाए रखे। मजदूरी इतनी कम हो कि श्रमिक का कार्य करने में मन ही ना लगे, या वो कार्य की जो क्षमता है वो सही नहीं हो उसकी, तो फिर वो मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम हो गई। एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि न्यूनतम, उचित और निर्वाह एक तरह से बढ़ते क्रम में है। न्यूनतम मजदूरी सबसे कम मजदूरी होती है, और हमारा जो संविधान है, जैसे कि हम जानते हैं, हमने निर्वाह मजदूरी का जो है कॉन्सेप्ट अपनाया हुआ है, हालांकि अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं। तो उचित मजदूरी समिति कहती है कि जो मिनिमम मजदूरी यानी भोजन, वस्त्र, आवास के अलावा थोड़ी बहुत शिक्षा और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को अगर यदि पूरा कर दिया जाए तो वह न्यूनतम मजदूरी में आ जाएगा। दूसरा होता है उचित मजदूरी। उचित मजदूरी का जो भुगतान है वो आपको उद्योग के भुगतान क्षमता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब उसकी जो निम्नतर सीमा होती है वो न्यूनतम मजदूरी होती है, कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं मिलेगी किसी को भी, तो न्यूनतम मजदूरी की निम्नतर सीमा होगी। लेकिन यदि कोई उद्योग उससे ज्यादा भुगतान कर सकता है तो वो उसके लिए आपको उचित मजदूरी हो गई। या उसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे यहाँ मिनिमम वेज का रेट स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर के लिए 300 रुपया, 299 रुपया है या 300 रुपया है, और सेमी स्किल्ड लेबर जो आपके यहाँ काम करने आता है उसको आप 350 रुपया देते हैं या 400 रुपये देते हैं तो पर डे, तो 400 रुपया देते हैं, तो आपकी भुगतान क्षमता चूंकि उतनी है तो न्यूनतम मजदूरी से आप थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको 800 रुपया पर डे मिल रहा, हो सकता है किसी स्टेट में उसको ज्यादा भी मिलता है। अपने यहाँ लेबर माइग्रेशन के सबसे बड़ा रीजन है। दूसरे कई सारे स्टेट में मिनिमम वेज का भी रेट ज्यादा है, या मिनिमम वेज के अलावा भी लोग ज्यादा रेट पर वर्कर्स को काम करवाते हैं। तो जितनी उसकी भुगतान क्षमता है उद्योगों की, उसके हिसाब से उसको अगर वो पेमेंट होता है तो वो उचित मजदूरी हुई। तो उचित मजदूरी समिति के अनुसार ऐसी मजदूरी जिसकी निम्नतर सीमा जो है न्यूनतम मजदूरी हो, और उच्चतर सीमा जो है उद्योग की भुगतान क्षमता पर निर्भर करता हो। और इन दोनों सीमाओं के बीच उचित मजदूरी की वास्तविक दर, श्रम की उत्पादकता, मतलब किस तरह से वो इंडस्ट्री में जो है सो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रचलित मजदूरी की क्या दर है, राष्ट्रीय आय का स्तर, उसको भी देखना। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मजदूरी हो जाए तो फिर महंगाई आ जाएगी या और सारी समस्याएं आ जाएगी। राष्ट्रीय आय का वितरण एवं देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग के स्थान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये ना बहुत ज्यादा मजदूरी हो और न न्यूनतम के पास हो, उसके बीच, दोनों के बीच की मजदूरी हो जाती है। तीसरा होता है निर्वाह मजदूरी। और उचित मजदूरी समिति ने इसको जो डिफाइन किया उसमें कहा है कि जो केवल भौतिक निर्वाह मात्र की व्यवस्था नहीं करता है। भौतिक निर्वाह मात्र मतलब भोजन, वस्त्र, आपको मकान, ये सारी चीजों का खाली निर्वाह नहीं करेगा, या थोड़ा बहुत जो उसका है शिक्षा विक्षा इन सब का। इसके अलावा वो मानवोचित दशाएं जो होनी चाहिए मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य एवं मनुष्योचित जीवन की आवश्यकताओं की सुरक्षा, साधारण आराम और अति महत्वपूर्ण विपत्तियों के प्रति कतिपय सुरक्षा की व्यवस्था। अचानक से बीमार पड़ गया, 1 साल बीमार रहा, फिर भी वो उसको सस्टेन कर सके, या उस तरह की व्यवस्था हो, उसका कल्याणकारी उपाय जो है वो बेहतर हो, या फिर आर्थिक स्थिति यदि वो बुढ़ापा में चला गया तो वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके। तो इसीलिए सारी बातों को अगर वो पूरा कर सकता है उतने उस मजदूरी के आधार पर, तो हम उसको निर्वाह मजदूरी कहेंगे। यानी सबसे ज्यादा एक तरह से लेवल हो गया, सबसे कम न्यूनतम उचित मजदूरी उसके बाद, और सबसे ज्यादा जो है भुगतान जिसमें होगा वो होगा आपको निर्वाह मजदूरी। एक प्रश्न जो अक्सर आता है वो है वर्कर, वर्कमैन और एम्प्लॉय में क्या अंतर है। कई बार लोग वर्कर और एम्प्लॉय में क्या अंतर है ये भी पूछते हैं, और कई बार वर्कर, वर्कमैन और एम्प्लॉय में क्या अंतर है इसको भी पूछते हैं। तो इन तीनों डेफिनेशन को हम लोग एक्ट से देख लेते हैं। यदि हम बात करेंगे आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 की, तो वहां वर्कर को डिफाइन किया गया है। अब वहां कहता है कि वर्कर मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी, माने किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, विथ वेदर फॉर रेम्युनरेशन और नॉट, माने बिना पैसे का भी काम कर सकता है और पैसे पे भी काम कर सकता है, फ्री की सेवा भी हो सकती है उसकी। या इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एनी अदर काइंड ऑफ वर्क incidental to or connected with the manufacturing process or the subject of the manufacturing process but does not include any member of the armed force of union। अब एक बात समझ लीजिए आप यहाँ पे, वर्कर जो होता है एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट होता है, वर्कमैन उसके अंदर आता है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई। एक्चुअली फैक्ट्री में जो फैक्ट्री एक्ट है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट है। अब फैक्ट्री में जो मैनेजर है वो भी वर्कर होता है, लेकिन आईडी एक्ट में आप जाएंगे तो पता चला कि जो मैनेजमेंट का आदमी है वो वर्कर, वर्कमैन में नहीं आता है। वर्कर और वर्कमैन के कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा डीप में समझना होगा। यदि फैक्ट्री की बात करते हैं तो सेफ्टी की जरूरत मैनेजर को भी होगी, टॉप एचआर जो होगा वो उसको भी सेफ्टी की जरूरत होगी, सिक्योरिटी की जरूरत होगी, जो भी उसके कारखाना के स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान है उसकी जरूरत होगी। इसीलिए यहाँ वर्कर को जब हम कहते हैं तो कारखाना के परिसर में जितने भी लोग अंदर चले गए कारखाना के, वो सब वर्कर की श्रेणी में आ गए, वो चाहे किसी भी पद पर काम करते हो।
लेकिन जब हम बात करते हैं वर्कमैन की, तो आईडी एक्ट इसको डिफाइन करते हुए फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन। वर्कमैन मीन एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस माने होता है प्रशिक्षु, जो कि सीखने के उद्देश्य से कारखाना वगैरह में काम करता है या किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है। तो वर्कमैन मीन एनी पर्सन employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical operation, clerical और supervisory work। यानी अकुशल कामगार, अर्धकुशल कामगार, कुशल कामगार, टेक्निकल हो सकता है, तकनीकी ज्ञान हो सकती है, उसको आईटीआई किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, ऑपरेशनल हो सकता है, क्लर्क या सुपरवाइजर कैपेसिटी में, वर्क फॉर हायर और रिवार्ड वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि बिना पैसे के भी काम कर ले, जबकि वर्कर में कह रहा है ये बात, जो फैक्ट्री एक्ट का परिभाषा है, यहाँ ये बात नहीं है, वो पैसे के उद्देश्य से ही उसमें काम कर रहा है। वेदर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड, जो भी उसका व्यक्त अव्यक्त शर्त है नियोजन का, उसको पूरा करता है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट इन relation to an industrial dispute including any such person who have been dismissed, discharged or retrenched in connection with or as a consequence of the dispute or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to the dispute, that dispute। यानी कि जो नीचे का लाइन है वो आपको यह कह रहा है कि यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है और उस समय वो उससे लिंक्ड होता है तो वर्कमैन की श्रेणी में आएगा, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं किया है किसी करता है यदि वो मैनेजर के पोस्ट पर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में हो, मैनेजमेंट में हो, या फिर उसका इनकम जो हो सुपरवाइजर की कैपेसिटी में भी काम कर रहा हो, तो उसका इनकम जो हो आपको 10,000 रुपए से अधिक हो तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी वर्कर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वर्कमैन उसका सबसेट की तरह है, उसमें एक लिमिटेड लोग जो है आते हैं। तो आईटी एक्ट में ऐसा मान के चला जाता है कि जो अपर लेवल पर जॉब कर रहे हैं, एचआर में हैं या हायर पोस्ट पे हैं, या तो उनका डिस्प्यूट नहीं होगा एम्प्लॉयर के साथ क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी पा रहे हैं। आप देखते हैं किसी भी फैक्ट्री में कुछ लोगों की सैलरी होगी तो 15 लाख 20 लाख रुपए सालाना होगी, अब मैक्सिमम लोग की सैलरी 15,000 20,000 25,000 रुपए महीना होती है। तो चूंकि 15-20 लाख रुपए वाले लोग हैं, या तो उनका डिस्प्यूट नहीं होता है या फिर उनका डिस्प्यूट ऐसा होता है कि उसको खुद सेटल कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली प्रोटेक्ट किया है वैसे वर्कर्स को जो कम अर्न करते हैं, काफी कम पैसे लेते हैं एम्प्लॉय से, और उनका जो है सुरक्षा या उनका जो हितों का संरक्षण है वो खुद करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको जो है सो आईडी एक्ट में कवर्ड किया। तो यहाँ वर्कमैन एक अलग टर्म। अब हम चलते हैं एम्प्लॉय के परिभाषा में। तो ये ईएसआई एक्ट में हमने जो एम्प्लॉय का परिभाषा है उसको लेकर के आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेज, मजदूरी के लिए एम्प्लॉयड है, और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ ए फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के थ्रू, या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के जो इमीडिएट एम्प्लॉयर है उसके थ्रू जो है वो एम्प्लॉयड है, उसकी सर्विस जो है टेम्प्रोरी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है, हर तरह की बात इसमें लिखा हुआ है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ। तो यहाँ एम्प्लॉय की जो परिभाषा है उसमें भी हर तरह के व्यक्ति को जोड़ा गया है, लेकिन इसमें एक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस एक्ट में किसको जो है सो एम्प्लॉय माना है। अब यदि हम बात करें ईएसआई एक्ट की, तो यदि कोई व्यक्ति 21,000 रुपया से ज्यादा कमा रहा है तो फिर वो इस एम्प्लॉय की परिभाषा में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये एक्ट डिफाइंड कर देता है। तो इसीलिए जब भी बात हम करेंगे एम्प्लॉय की तो वो एक एक्ट के तहत लिमिटेड होगा। जब भी बात हम करेंगे वर्कर की तो वो जितने भी किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं सबके सब वर्कर हो जाएंगे। एम्प्लॉय वो सर्टेन एक्ट, पीएफ एक्ट में अगर एम्प्लॉय का परिभाषा देखेंगे तो कौन उसके अंतर्गत कवर्ड है उस एक्ट से, उसको उस एक्ट में एम्प्लॉय के रूप में देखा जाता है। और वर्कमैन की बात करते हैं तो वहां भी वो लिमिटेड स्कोप के साथ ही है, यानी वर्कमैन और एम्प्लॉय जो होते हैं लिमिटेड स्कोप में होंगे, वर्कर जो होते हैं उनका स्कोप लिमिटेड नहीं होता है। एक प्रश्न जो बार बार लोगों ने मुझसे पूछा कि मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाना कहां तक उचित है, या कई बार मैंने देखा है कि लेबर विभाग के लोग भी कहते हैं मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता है। तो इस बारे में जो मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, मेरा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के लिए आपने एक शेड्यूल डिफाइन कर रखा है। हालांकि मनरेगा के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उस शेड्यूल में आ जाते हैं, जैसे सड़क निर्माण वगैरह का काम, बांध निर्माण का काम। तो न्यूनतम मजदूरी के लिए एक पर्टिकुलर शेड्यूल है और उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट। उसमें जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के लिए सरकार मिनिमम वेज नोटिफाई करती है। बात की जाए मनरेगा की, तो मनरेगा खुद एक एक्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि मनरेगा एक्ट 2005 में पारित किया गया था, उसमें नरेगा था, बाद में उसका नाम बदला गया। और मनरेगा एक्ट भी न्यूनतम मजदूरी को डिफाइन करता है। और उसमें जो न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा लिखी है वो क्या लिखी हुई है कि मिनिमम वेज इन रिलेशन टू एनी एरिया मींस द मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट 1948 फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एज एप्लीकेबल इन दैट एरिया। अब ये क्या बात हो गई, तो जो एग्रीकल्चरल लेबर होता है उनका जो न्यूनतम मजदूरी होता है वो जनरल लेबर की तुलना में कम होता है। तो ऐसे में एक्ट ने कहा कि जो कृषि श्रमिक हैं उनकी जो न्यूनतम मजदूरी होगी उसको हम न्यूनतम मजदूरी मानेंगे।
एक्ट ने कहा। लेकिन एक्ट ने फिर एक नया टर्म दे दिया। क्या टर्म दे दिया? वेज रेट। मींस द वेज रेट रिफर्ड इन द सेक्शन 6। मनरेगा अधिनियम का जो सेक्शन 6 है उसमें जो बातें होंगी वो वेज रेट से रिफर्ड करती है। अब मनरेगा का जो एक्ट का सेक्शन 6 है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सेक्शन 3.2 कहता है मनरेगा एक्ट का कि एवरी पर्सन हु हैज डन द वर्क गिवन टू हिम अंडर द स्कीम shall be entitled to receive wage at the wage rate for each day of work। यहां पर एक्ट खुद कह रहा है कि उस व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा वो वेज रेट के हिसाब से मिलेगा प्रत्येक दिन के लिए। अब यहां पे वेज रेट को डिफाइन करते हुए कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द मिनिमम वेज एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेशली द वेज रेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो नोटिफिकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट वेज रेट डिसाइड कर सकती है। अब आगे फिर वो पॉइंट कहता है प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट रेट ऑफ वेज मे बी स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट एरिया provided further that the wage rate specified from time to time under any such notification shall not be at a rate less than 60 rupees per day। और सेकंड पॉइंट इसका कहता है until such time as a wage rate is fixed by the central government in respect to any area in a state the minimum wage fixed by the state government under section 3 of in the minimum wage act for agricultural labor shall be considered as the wage rate applicable to that area। यानी यदि सरकार ने मनरेगा अधिनियम के तहत वेज रेट फिक्स नहीं कर रखा है किसी एरिया में तो राज्य सरकार ने जो कृषि श्रमिकों के लिए वेज रेट फिक्स कर रखा है उसी को वेज रेट न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर रखा है उसी को मनरेगा अधिनियम के तहत वेज रेट माना जाएगा। यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो कृषि श्रमिक का दर होता है उसको मनरेगा एक्ट में कई जगह माना है, लेकिन एक्ट खुद कहता है कि सरकार इसके लिए अपना एक वेज रेट फिक्स करेगी। अब एक्ट वेज रेट फिक्स करने का पावर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से कम क्यों फिक्स किया, ये एक प्रश्न हो सकता है। अब इसका यह समाधान है कि भाई ये तो एक एक्ट है जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी को यदि हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं या उसके दर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा इसमें आपको बेरोजगारी भत्ता भी देने का प्रावधान किया। यदि काम नहीं दे पाएगी सरकार तो भत्ता देगी। तो यह एक तरह से स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, ना कि ये कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। सरकार का प्रयास है, एक कल्याणकारी प्रयास है कि हम बेरोजगारी को कम करें, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। अब वेलफेयर स्कीम है तो इस स्कीम को पे करने की कैपेसिटी जितनी होगी सरकार की, सरकार उसी हिसाब से पे कर सकती है। इसको हम मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं एक्ट के तहत, मिनिमम वेज एक्ट के तहत। और चूंकि मिनिमम वेज एक्ट एक एक्ट है जिससे सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट गाइडेड होते हैं वो, और मनरेगा एक एक्ट है जिसका अपना एक अलग पर्पस है। ये एक स्कीम है बेसिकली, और स्कीम में जितनी सरकार की भुगतान क्षमता होगी उसके तहत ही सरकार दे सकती है। अब ये आपको काउंटर प्रश्न यहाँ पे आ सकता है, सर पूछ सकते हैं तो इसका मतलब सरकार गलत कर रही है, कम से कम न्यूनतम मजदूरी से कम में तो किसी का गुजारा चलेगा नहीं, सरकार को देना चाहिए न्यूनतम मजदूरी। तो अब आप कभी भी इंटरव्यू में सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ इस तरह की बातें कभी भी स्वीकारात्मक रूप में नहीं लेंगे। अगर कोई कहे कि सरकार गलत कर रही है तो आप बिल्कुल भी उसको हाँ नहीं करेंगे, हाँ गलत हो रहा है, एकदम न्यूनतम मजदूरी तो मिलना ही चाहिए था, बहुत अन्याय हो रहा है श्रमिकों के साथ। तो ये भावनाओं को कंट्रोल कीजिए, बाहर जाकर के आप जो है सो झंडा अपना बुलंद कीजिएगा, लेकिन अंदर जो है इंटरव्यू बोर्ड के सामने भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि नहीं सरकार गलत कर रही है। आपको कहना है कि सर ये चूंकि स्कीम है, सरकार की भुगतान क्षमता पर निर्भर करती है, एक कल्याणकारी उपाय की तरह इस स्कीम को और एक्ट को लाया गया है, तो सरकार जहां तक हो सकता है प्रयास करती है वो अधिकतम मजदूरी देने का। हाल में भी सरकार ने इसका जो है दर बढ़ाया है। अगर सरकार इसमें न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक दे सके तो बेहतर होगा, लेकिन यह निर्भर करता है कि सरकार की भुगतान क्षमता कितनी है उस पर। हम नहीं कहेंगे कि सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है। एक प्रश्न आएगा कि कोविड-19 के कारण बिहार में जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है वह श्रमिकों के हित को संरक्षित करने में कहां तक सक्षम है। अब पहले इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि बिहार में क्या क्या बदलाव हुआ। तो पहला तो मैंने आपको बताया था कि काम के घंटे को बढ़ा दिया गया, 12 घंटा कर दिया गया। हालांकि वो 3 महीने के लिए था और उसका 3 महीने का टर्म पूरा हो चुका है और उसका दूसरा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। दूसरा, आईटी एक्ट में जो सेक्शन 25 टॉ है उसमें जो है सो आपको वर्कर का संख्या 100 से 300 किया गया है। कारखाना अधिनियम में भी आपको वर्कर की संख्या में बढ़ोतरी की गई है कारखाना होने के लिए। ठेका श्रम अधिनियम में भी आपको उस एक्ट को लागू होने के लिए वर्कर की संख्या को बढ़ाया गया। अब रहा उसका बिहार के श्रमिकों पर या श्रमिकों के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काम के घंटे बढ़ाने से इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये होता है कि काम के घंटे बढ़ा देने से श्रमिकों का शोषण बढ़ सकता है। लेकिन क्यों शोषण बढ़ेगा? सरकार ने तो ये भी पैरेलली लिखा कि यदि आप उसको 8 घंटे से अधिक काम कराते हैं विथ इंटरवल 9 घंटे हुआ, उसके बाद जितना भी वो एक्स्ट्रा काम करेगा उसको ओवर टाइम पेमेंट मिलेगा। तो श्रमिक की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी तो पैरेलली बढ़ गई।
अगर कोई श्रमिक 3 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करता है और उसको ओवर टाइम मिलता है तो उसको जो है सो 6 घंटे के बराबर वो पैसा मिला, तो उसको तो 8 घंटे का पैसा प्लस 6 घंटे का 14 घंटे का पैसा उसको उस दिन का मिल गया। तो इसीलिए ये उसमें श्रमिकों को इससे हानि तो नहीं होने वाली है। हाँ, 12 घंटे काम कर सकता है नहीं कर सकता, इसमें ये एक प्रश्न हो सकता है कि एक श्रमिक 12 घंटे काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये तो तात्कालिक व्यवस्था की गई है अर्थव्यवस्था में आई हुई मंदी को या कोविड-19 के चलते जो श्रमिकों की समस्या आई है उसको देखते हुए। कोई परमानेंट व्यवस्था तो एक्ट में संशोधन करके किया नहीं गया। दूसरा, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो है 100 से 300 वर्कर का संख्या बढ़ाया गया। कहाँ पर? जहाँ स्पेशल प्रोविजन लगता है छटनी के संबंध में या आपको बंदी या कामबंदी के संबंध में। तो एक तो यहाँ 100 से 300 मतलब कहने का मतलब कि 300 वर्कर तक का यदि स्टैब्लिशमेंट होगा, फैक्ट्री होगा, तो उसको सरकार को सूचित करने की जरूरत नहीं, वो अपने स्तर से ही छटनी कामबंदी ये सब कर सकता है। ठीक है, 300 वर्कर तक के स्टैब्लिशमेंट, पहले वो 100 वर्कर तक के स्टैब्लिशमेंट में सरकार को सूचित करता था, तब भी 100 वर्कर तक के स्टैब्लिशमेंट में जो स्पेशल प्रोविजन है वो उस पर लागू थे, वो कुछ ज्यादा फायदाकारी था। 300 में अब 300 तक को स्पेशल प्रोविजन में नहीं रखा जाएगा। आप इसके बारे में डिटेल्स आईडी एक्ट में जाके देख लीजिए, मैं अभी वहां ज्यादा उसको डिस्कस नहीं करूंगा। और वो सरकार को सूचित भी नहीं करेगा 300 तक। तो ऐसे में संभावना होगी कि जिसको जब चाहे रखे, जिसको जब चाहे हटाए। ये थोड़ा सा श्रमिकों के लिए थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं कि संरक्षण में उसकी कमी हुई, लेकिन हम डायरेक्ट सरकार के या जो भी पॉलिसी बन रही है उसके विरोध में नहीं बोलेंगे, बजाय इसको बोलेंगे कि अभी तत्कालिक जो है आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए, आर्थिक हितों को देखते हुए जो है सो अपनाया गया एक उपाय है। और आने वाले समय में सरकारों ने यदि इसको सस्पेंड भी किया तो किसी ने 2 साल के लिए, किसी ने 3 साल के लिए, इसको पूरे लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड नहीं किया गया है। जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जबकि क्योंकि श्रमिकों और नियोजक ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर नियोजक को आमदनी होगी तभी वो श्रमिक को उस आमदनी से अपना हिस्सा देंगे, और श्रमिक के पास भी जब पैसा आएगा तभी अर्थव्यवस्था चलेगी। केवल नियोजक के पैसे से अर्थव्यवस्था चलनी नहीं है। तो श्रमिक नियोजकों को आमदनी होगी तभी श्रमिकों की आमदनी होगी। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कंप्लीट गलत है। हाँ, जो भी काम हो, जो भी बदलाव हो, उसमें श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा जाए। आईएलओ के जो हमारे मापदंड है उनको पूरा किया जाए। इन बातों को हम जरूर जोड़ेंगे, लेकिन कभी भी डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि सरकार ने गलत किया है। दूसरा, कारखाना अधिनियम में बिना शक्ति की सहायता से उन्होंने 40 और शक्ति की सहायता से 20 श्रमिक कर दिया है, तो इससे कुछ कारखानाएं छूट जाएंगी, लेकिन ये भी टेम्पररी व्यवस्था है। आने वाले समय में हो सकता है फिर इसमें सरकारें बदलाव कर लें, या फिर अगर ये हो भी जाता है तो उसमें फिर दूसरे अदर एक्ट तो लागू रहेंगे ही। पीएफ एक्ट जैसे 20 पे पहले लागू होता था, ईएसआई एक्ट 10 पे लागू होता था, ये सारे एक्ट तो लागू रहेंगे ही। तो ये जो है सो इससे उसको बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। दूसरा, ठेका श्रम अधिनियम में 20 की जगह 50 श्रमिक का लागू होना, तो यहाँ भी जो है सो ठेका श्रम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत फिर उसमें अदर जो एक्ट हैं वो इम्प्लीमेंट तो होते ही रहेंगे उस पर। बस कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत जो उसको सुविधाएं मिलनी है वो नहीं मिलेंगी। लेकिन यदि वो बीओसी का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है तो बीओसी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता रहेगा, या अदर एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता रहेगा, सुविधाएं वो उसको वहां से अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो हुआ सो ओवरऑल आपको डायरेक्टली नहीं कहना है कि हाँ ये श्रमिकों के खिलाफ हो गया या सरकार ने बहुत अन्याय कर दिया है। आपको इसको मिलाना होगा पॉइंट्स को। श्रमिकों के हितों को संरक्षित करते हुए सरकार जो है सो प्रयास कर रही है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था में यदि आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, सृजन होगा इकोनॉमी में, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे, तो फिर श्रमिकों के पास भी पैसा पहुंचेगा, फिर उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अल्टीमेटली फायदा नियोजक और श्रमिक दोनों को होना है। बाकी यदि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट रेज होगा या किसी भी प्रकार के एक्ट में समस्या आएगी तो सरकार जो है, सरकार, श्रमिक और नियोजक, इन तीनों का जो त्रिपक्षीय निकाय है वो उन समस्याओं को लेकर के जो है सो चिंतन मनन कर ही सकता है। एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि बाकी पूरे एक्ट को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। एक प्रश्न आता है कि अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अतिकुशल प्रकृति के कार्य में क्या अंतर है। देखिए, इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसी के आधार पे आपको सोचना है कि कोई काम अकुशल हो सकता है, अर्धकुशल हो सकता है, कुशल या अतिकुशल हो सकता है। यदि बात करते हैं अकुशल की, तो वो ऐसा काम होगा जिसके लिए किसी भी अनुभव प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि समझिए कि जिसके पास मतलब जो पागल ना हो व्यक्ति, लेकिन यदि सामान्य व्यक्ति और कोई बहुत दिमाग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी वो उन कामों को कर सकता है। झाड़ू मारना हो गया, मजदूरी का काम, ईटा सर पे लेके ढो लेना है, बालू लेके ढो लेना है, बोझा उठा लेना है, गाड़ी, टायर गाड़ी, बैलगाड़ी, ठेला, इन सब को चला लेना है। इस तरह का जो भी काम हो जिसके लिए किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, आज के आज हम शुरू कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब यदि आपको कोई कह दे कि आपको जो है सो कंप्यूटर पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, तो फिर आपको उसमें कुछ स्किल होना चाहिए, कुछ प्रशिक्षण आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपको समय लगेगा खुद से सीखने में, अनुभव होना चाहिए आपके पास। लेकिन आपको कोई कह दे कि आपको आज ईंटा ढोना है, तो आपको क्या प्रशिक्षण की जरूरत है? जाइए सीधे माथे पे ईंटा रखिए, जाके जो है सो जहाँ रखना है वहां रख के आ जाइए। तो अकुशल श्रमिक को कोई प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। अर्धकुशल थोड़ा उससे बेहतर हो गया, यानी वैसा काम जिसके लिए कोई स्पेशल डिग्री उसने नहीं ले रखा है, कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन अनुभव के आधार पर
या कौशल के आधार पर वो उसको कर सकता है। और उस काम को करने के लिए किसी न किसी जो कुशल कर्मचारी होता है उसी के पर्यवेक्षण में वो काम करता है, जिसमें थोड़ा बहुत मान लीजिए 5 साल 10 साल किसी ने अकुशल काम को किया तो उस काम में वो थोड़ा और ज्यादा ट्रेंड हो जाता है, तो एक तरह से वो कुशल हो जाता है। कुछ समय पहले बिहार ने भी नोटिफाई किया था कि इतने वर्षों की सेवा के बाद इसको इसमें ट्रांसफर माना जाएगा, जिसमें कि 5 साल रखा था, अकुशल कर्मी 5 साल रहेंगे तो अर्धकुशल हो जाएंगे। लेकिन बाद में हरियाणा का एक मैटर आया था इसी तरह का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक्ट इस तरह का पावर नहीं दिए हुए आपको कि आप समय बांध करके अकुशल को अर्धकुशल, अर्धकुशल को कुशल में बदल दें। इसीलिए एक्ट चूंकि पावर नहीं दिया तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हरियाणा स्टेट ने भी अपने नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया और बिहार स्टेट ने भी विड्रॉ कर लिया उस टाइम पीरियड को। तो अर्धकुशल का मतलब हुआ कि अनुभव और कौशल की आवश्यकता होगी, हो सकता है उसके पास कोई खास डिग्री ना हो उससे रिलेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुभव और कौशल की आवश्यकता होगी और किसी न किसी स्किल्ड आदमी के पर्यवेक्षण में वो काम करेगा। जो अर्धकुशल व्यक्ति होगा थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएगा, थोड़ा बहुत तर्क लगा सकता है उस काम को करने में। अब जैसे सहायक कारीगर है, अब कारीगर जो काम कर रहा है उसमें वो थोड़ा बहुत हेल्प करता है, उसी के साथ उसी के संरक्षण में काम करता है, और धीरे धीरे फिर वही सहायक कारीगर 2 4 5 साल 10 साल के बाद कुशल हो जाता है। कुशल होने के बाद फिर चूंकि टेक्निकली कुशल होने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास डिग्री प्रशिक्षण ये होना चाहिए, तो वो होता नहीं है, तो एक्ट जो है उसको कुशल कारीगर न माने, लेकिन वो हो जाता है कुशल की तरह। तो अर्धकुशल कारीगर जो होता है वो आपको एक तरह से समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत उसमें उसको अनुभव और कौशल की आवश्यकता होगी। कुशल कारीगर की अगर बात करें तो उसके पास कुछ न कुछ तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि वो उस काम को अपने विवेक से सही तरीके से निष्पादित कर सके। और उसको पहल करने की भी जरूरत होती है, जो स्किल्ड लेबर है उसको सोचना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देखते होंगे कि एक बढ़ई है, उसके साथ 2-3 और बढ़ई काम करते हैं, तो जो मेन बढ़ई होगा वो आपको डिजाइन बनाएगा कि कैसे ये पलंग बनना है, कैसे ये कुर्सी बनना है। अब दूसरे बढ़ई को कहेगा तुम इसको छीलो, हो सकता है वो उसको उसके दिमाग में उस डिजाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो अर्धकुशल की तरह काम कर रहा है, बस उसको छीलना आ रहा है या उसको काटना आ रहा है, लेकिन उसके पास डिजाइनिंग करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, तो वो अर्धकुशल की तरह हो गए। जितने भी सहायक होते हैं किसी भी स्किल्ड लेबर के, वो आपको अर्धकुशल ही होते हैं जनरली। और जो बढ़ई हो गया उसके पास कोई डिग्री है, कोई टेक्निकल, हालांकि अपने यहाँ बहुत मामले में पता चला कि कोई टेक्निकल डिग्री नहीं होती है, वो कुशल वर्कर की तरह काम भी करते हैं। तो इसी के लिए एक कंसेप्ट आता है आपको आरपीएल, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो पहले से ही बहुत चीज जानता है उसको थोड़ा बहुत आप टेक्निकलिटी बता करके और उसको एक सर्टेन डिग्री दे दे, ताकि उसका लेबर का जो क्वालिटी है वो अनस्किल्ड से स्किल्ड या सेमी स्किल्ड से स्किल्ड हो जाए। तो वो एक कंसेप्ट आता है अपने यहाँ। तो दर्जी, राजमिस्त्री, इस तरह के लोग, चाहे ड्राइवर हो गए, इस तरह के लोग। अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, अचानक से सामने में खंभा आ गया तो क्या करेगा, मार दे खंभा में, पेड़ में टकरा दे गाड़ी को, तो स्किल तो होना ही पड़ेगा, उसको विवेक होना ही चाहिए, पहल भी लेना पड़ेगा। अचानक से ब्रेक मारना है तो ड्राइवर को जब मालिक कहेगा कि ब्रेक मारो जी, तो उसके बाद तब तक तो गाड़ी चढ़ गई उस आदमी पे। तो इसीलिए वो स्किल्ड वर्कर की तरह, उसके पास डिग्री भी होती है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाकर के वो सीखता है। बाकी आप जो रख लिए, कोई आदमी आया आपके, आपको कहा कि सर हमको भी गाड़ी चलाने आता है, लाइए चला देंगे, तो भाई चलो रख लीजिए आप। और उसके बाद फिर वो आदमी का एक्सीडेंट करे, कुछ करे, उसको कोई लाइसेंस नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसको आप इस कैटेगरी से जोड़ेंगे, फिर कहेंगे वो कैसे स्किल्ड हो गया, तो वो इस कैटेगरी से उसको आप नहीं जोड़ सकते। एक्ट क्या कहता है उसको समझिए। और उसके बाद होता है अति कुशल, यदि उसके पास डिग्री भी है, तकनीकी ज्ञान भी है और लंबा कार्य अनुभव भी है, 10 साल से वो काम कर रहा है, हाईली स्किल्ड हो गया, उस काम में प्रोफेशनल हो गया है और पूरी जवाबदेही के साथ वो उस काम को कर सकता है, या उसकी पूरी जवाबदेही होती है उस काम के निष्पादन में। तो एक तरह से समझिए जो स्किल्ड वर्कर होंगे वही जब लंबा अनुभव गेन कर लेंगे तो हाईली स्किल्ड हो जाएंगे। जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं वो जब लंबा अनुभव गेन कर लेते हैं तो वो अर्ध कुशल हो जाते हैं, सेमी स्किल्ड हो जाते हैं। तो ये चारों का कॉन्सेप्ट है, इसलिए कई बार ये मर्ज भी करता है। एक ही आदमी आपको कभी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड में भी मिल सकता है, स्किल्ड में भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितना अनुभव गेन किया है, क्या तकनीकी प्रशिक्षण है उसके पास, इन सारी बातों को लेकर के देखा जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट देखिएगा तो आपको माली मिल जाएगा, सेमी स्किल्ड में भी, स्किल्ड में भी, तो आप माथा उसमें फोड़ेंगे दोनों में कैसे। तो हो सकता है विदाउट डिग्री वो कोई काम कर रहा हो तो ठीक है, उसको सेमी स्किल्ड मान करके उसको, तो ये केस टू केस वेरी करेगा, वो किस डिग्री को लिया है, कहीं से प्रशिक्षण लिया तब अच्छे से वो काम कर रहा है तो उसको स्किल्ड मान लेंगे हम लोग। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन में वो बातें हो रही है। हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं बोर्ड में लोग। हड़ताल मतलब हुआ जो श्रमिक करता है आपको, यानी कि किसी उद्योग में कार्य पर लगे हुए व्यक्तियों के समूह के द्वारा मिलकर काम को बंद कर देना, या कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा किसी काम को करते रहने या काम को स्वीकार करने से इनकार कर देना हड़ताल होता है। और तालाबंदी जो होता है वो नियोजक क्या करता है, अस्थायी रूप से किसी स्थान को या फैक्ट्री के किसी पार्ट को जो है सो बंद कर देता है, या उसमें यदि कोई वर्कर काम पे है तो उसको काम देने से इनकार कर देता है। तो लॉकआउट जो है सो नियोजक के द्वारा किया जाएगा, हड़ताल जो है श्रमिक के द्वारा किया जाएगा।
अब इसमें अलग अलग दंड प्रावधान है, उसको भी आप डिफरेंस में जोड़ सकते हैं। आप आईडी एक्ट के मेरे वीडियो में जाके इसको डिटेल देख लीजिए। एक टर्म आता है छटनी, कामबंदी और बंदी। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। कामबंदी मतलब हुआ काम बंद हो गया है, लेकिन कंप्लीट बंद नहीं हुआ है आपका उद्योग, तत्काल बंद हुआ है। क्यों बंद हुआ है तत्काल? तो कामबंदी तत्काल इसलिए होता है कि मान लीजिए कोयला नहीं है, बिजली नहीं है, कच्चा माल का कमी हो गया, या काफी ज्यादा माल जो है बन गया, स्टॉक में जमा है, आपका जो प्रोडक्ट है, मशीन खराब हो गई। तो ऐसे स्थिति में यदि कामगार को काम नहीं दे पाता है, लेकिन उसकी छटनी नहीं हुई है, काम इसलिए नहीं दिया क्योंकि कुछ समस्या आ गई है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो कामबंदी हो गया। और यदि छटनी कर दे उसका, जिसमें कि उसको जो है काम देने के मतलब वो लायक बचा नहीं एम्प्लॉय, छटनी में जो होता है सो वो काम दे नहीं सकता, असमर्थता आ जाती है उसकी काम देने में। तो मान लीजिए या जितना कामगार को रखा है उससे कम काम हो गया अब नियोजक के पास उस फैक्ट्री में, तो कुछ कामगार को उसको निकालना है। अब उसका क्या फिर कंपनसेशन मिलना नहीं मिलना, उसका आप एक्ट में जाकर के, मेरे वीडियो आईडी एक्ट पे बने हुए, उसमें जाके पढ़ ले, यहाँ समझ लेना है बस बात को। और बंदी जब बात करेंगे तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री बंद हो गया, या इंडस्ट्री का कोई विंग या कोई पार्ट बंद हो गया स्थायी रूप से, तो वो हो गया आपका क्लोजर। तो कामबंदी एक तरह से पहला स्टेज होता है। कामबंदी लगातार दिनों तक चले तो हो सकता है नियोजक की स्थिति खराब होने लगे तो वो छटनी में आ जाए, छटनी की स्थिति में, और खराब स्थिति हो जाए तो हो सकता है वो क्लोजर में चला जाए। तो कामबंदी का मतलब टेम्पररी है, कुछ दिन के बाद वो ठीक हो सकता है। छटनी का मतलब हुआ उस एम्प्लॉय को कंप्लीट रूप से निकाल दिया, लेकिन वो अनुशासनिक दंड नहीं हो, या क्या कहता है कि छटनी का अर्थ होता है नियोजक द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई के रूप में किए गए दंड को छोड़कर किसी अन्य कारण से किसी कामगार की सेवा समाप्ति। लेकिन छटनी में कामगार द्वारा अपनी इच्छा से सेवा त्याग, सेवा निवृत्ति उम्र होने के कारण सेवा मुक्ति, नियोजक और श्रमिक के बीच संविदा सेवा के नवीकरण नहीं होने के कारण सेवा से मुक्ति, या निरंतर जो उसका स्वास्थ्य खराब रहे उसके आधार पर सेवा से मुक्ति हो जाए, तो उसको छटनी नहीं कहेंगे। अगर 60 साल हो गए, रिटायर्ड हो गया, तो छटनी नहीं होगी, या उसका रिन्यूअल नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो छटनी नहीं हुआ। उसके अलावा यदि वो काम करने का इच्छुक भी है लेकिन नियोजक के पास काम नहीं है, वो नहीं दे सकता, तो वो फिर छटनी में आ जाएगा अगर उसको वो हटाता है। फिर इन सब में कंपनसेशन वगैरह देने होते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि अधिनिर्णय, विवाचन और पंचाट में जो है सो क्या अंतर है? एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन और अवार्ड, ये 3 वर्ड आता है। समझ लीजिए तीनों वर्ड को बहुत सिंपल तरीके से। अधिनिर्णय एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक न्यायाधीश सभी पक्षों के साक्ष्य और बहस की समीक्षा करता है तथा शामिल पक्षों के बीच अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करने के लिए एक निर्णय लेता है। यानी कि जो भी फैक्ट्स हैं उनको देखते हुए और किसको क्या करना है, किसका क्या अधिकार है, इसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। विवाचन को हम लोग मध्यस्थता भी कहते हैं, मेडिएशन भी कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। तो विवाचन या मध्यस्थता जो है वो आपको विवादों को सुलझाने का एक तरीका है, जिसमें एक या अधिक मध्यस्थ या विवाचक जो है विवाद का समाधान करने के लिए विवाचन पंचाट जारी करते हैं, जिससे मानने के लिए दोनों पक्ष कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। एजुकेशन में जो होगा उसमें एक ही न्यायाधीश होगा। विवाचन या मध्यस्थता में एक तो दोनों पक्षों की सहमति होती है, और दूसरी बात की उसमें एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं विवाचक के रूप में। और पंचाट या अवार्ड जो होता है वो आपको औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या विवाचक द्वारा औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी विषय पर दिया जाने वाला जो अंतरिम या अंतिम आदेश होता है, जिसका अनुपालन करना सभी पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, उसको हम लोग पंचाट कहते हैं। तो अधिनिर्णयन और विवाचन एक प्रक्रिया है, और पंचाट जो है वो उस प्रक्रिया का परिणाम होता है, अवार्ड जो है उस प्रक्रिया का परिणाम होता है। अधिनिर्णयन आपको एक तरह से कोर्ट की तरह हो गया, लेबर कोर्ट या लेबर ट्रिब्यूनल्स, ये सब ने जो दिया वो आपको अधिनिर्णयन एडजुडिकेशन की तरह हो गया। और विवाचन हो गया जब कोई मेडिएशन करता है, उसका मध्यस्थता करता है, और वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग विवाचन कहते हैं। उसके बाद इन दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा जो एक अंतिम निर्णय आता है उसको हम लोग एक अवार्ड के रूप में या पंचाट के रूप में जानते हैं। प्रयास रहा है मेरा कि आपके ये सारे टर्म्स जो क्लियर हो जाए, फिर भी कोई कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो जाए, कोई भी बात में आपका डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और इसके अलावा इंटरव्यू में एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड या सामान्य प्रश्न भी जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है आप भेजिए, मैं प्रयास करूंगा उसका दूसरा तीसरा जो भी वीडियो होगा मैं बनाऊंगा। हालांकि इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, आप चाहें तो इंटरव्यू की उस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो है, 1 घंटे के आसपास की, लेकिन वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।